केरल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट का वो सुंदर और पहाड़ी राज्य जो भारत के मॉडल स्टेट्स में से एक है। लेकिन जिस मिजोरम को आज हम इंडियन स्टेट की लिस्ट में देखते हैं, कभी वो बस एक छोटा सा जिला हुआ करता था। ये जिला असम राज्य के अंदर आता था। 30 जून 1987 के दिन मिजोरम में 30 साल पुरानी हिंसा का दौर थमा था और कभी एक छोटा सा जिला रहा मिजोरम बन गया था भारत का एक इंपॉर्टेंट राज्य। एक जिला ऐसे ही राज्य नहीं बन जाता। मिजोरम के राज्य बनने की कहानी कोई आसान सेंटेंस नहीं है जिसे ऐसे ही कह दिया जाए, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें 30 सालों का संघर्ष है। ऐसा संघर्ष जिसमें अकाल है, देश से अलग करने की साजिश है और एक राज्य पर बमबारी करने का बेहद डार्क चैप्टर है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं कि किन हालात में मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। वो कौन सी मजबूरी थी कि इंदिरा गांधी को मिजोरम में बम बरसाने पड़े। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मिजोरम राज्य बना था 1987 में। इससे पहले यह असम का एक जिला था जिसे जाना जाता था लुशाई हिल के नाम से। लुशाई हिल्स के मिजोरम बनने की कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1958 से, जब बांस का एक फूल खिला था। हमारे देश में फूल खिलना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन लुशाई हिल्स में खिले ये फूल तबाही का इनविटेशन कार्ड थे। दरअसल भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सालों से एक मान्यता थी, जब भी बांस पर फूल खिलेगा तो चूहे सारी फसल को बर्बाद कर देंगे और राज्य में अकाल पड़ जाएगा। हर 48 साल में लुशाई हिल्स में ये फूल खिलता था और तबाही लाता था। इससे पहले 1862 और 1911 में भी ये फूल अपने साथ बर्बादी लाए थे। 1958 में 29 अक्टूबर के दिन ऐसे ही फूल खिले थे। इन फूलों ने ही मिजोरम के अलग राज्य बनाने की नींव डाल दी थी। 1958 में जब लुशाई हिल्स में फूल खिले तो यहाँ के लोगों ने असम राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन असम सरकार ने कहा कि ये तो अंधविश्वास है, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं दिए। वहीं मिजोरम के लोग डर गए थे। फिर हुआ भी यही। पूरे जिले के बांसों में फूल खिले और फिर चूहों के अटैक ने मिजोरम के लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं लोगों की मदद करने के लिए असम सरकार वो गायब थी। अगर आपको भयानक प्यास लगी हो तो कॉफी से प्यास नहीं बुझती, उसके लिए पानी ही चाहिए होता है। लेकिन इस बेसिक बात को असम सरकार भूल गई। इन्होंने मदद करने की बजाय चूहे पकड़ने की एक स्कीम निकाल दी, यानी कि चूहे पकड़ो और 40 पैसे ले जाओ। ये कोई सॉल्यूशन नहीं था प्रॉब्लम का, इसलिए असम सरकार से यहाँ के लोग काफी गुस्सा हुए। इन्होंने सरकार का विरोध करने के लिए एक फ्रंट बनाया, मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट। एमएनएफ के लीडर थे लाल डेंगा। लाल डेंगा ने प्रदर्शन की शुरुआत धरना करके की, लेकिन 1964 में कुछ ऐसा हुआ कि मिजोरम की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। हुआ यह कि साल 1964 में असम रेजिमेंट ने एक रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया। इस रेजिमेंट में ज्यादातर लोग मिजो के रहने वाले थे। गुस्से में ये लोग अपनी रेजिमेंट से बाहर निकले और एमएनएफ को ज्वाइन कर लिया। इन लोगों के शामिल होने से शुरुआत हुई एमएनएफ के हथियार उठाने की। भारत के नक्शे पर मिजोरम को आप देखोगे तो ये पूर्वी पाकिस्तान और चाइना से जुड़ा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिजो को खूब मदद दी, पैसा भी मिला और हथियारों का सपोर्ट भी। इस सपोर्ट ने मिजोरम में वायलेंस की शुरुआत कराई। जब इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग बर्मा और ईस्ट पाकिस्तान में घुस गए। इसी बीच 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। इस मौके का फायदा उठाया एमएनएफ ने। इसने एक चिट्ठी लिखी लाल बहादुर शास्त्री को। इस चिट्ठी में एक अल्टीमेटम था, भारत तय करे कि वो मिजो के साथ कैसे संबंध रखेगा। खैर, जंग के बीच में इस चिट्ठी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं गया और इसी बीच 1966 में जंग खत्म होने के साथ ही पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 28 फरवरी 1966 को एमएनएफ ने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया। इस ऑपरेशन में रात को 10:30 बजे एमएनएफ के हजारों लोगों ने बीएसएफ और असम राइफल्स के कैंप पर हमला किया और टेलीफोन एक्सचेंज को अपने कब्जे में कर लिया। इसकी वजह से भारत से मिजोरम अलग हो गया। मिजो रेबल्स ने इसी दौरान सरकारी डिपार्टमेंट्स पर कब्जा भी कर लिया और 1 मार्च 1966 को घोषणा की कि भारत मिजो पर शासन करने में नाकाम रहा है। और यहीं से घोषणा होती है एक आजाद मिजो देश की, एक जिला जो अब आजाद देश बन चुका था। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस टाइम पर इंदिरा गांधी पीएम बन चुकी थी। उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मिजोरम में अगले 3 दिनों तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन इन 3 दिनों के भीतर इंडियन आर्मी रेडी हो गई। लेकिन आर्मी आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
फिर 5 मार्च 1966 को मिजोरम की कैपिटल आइजोल के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के जहाज तैरने लगे। फिर अचानक फायरिंग और बमबारी हुई। आइजोल तबाह हो गया, 13 लोग मारे गए। ये काम किया गया था ताकि आइजोल में सेना घुस सके। इसके बाद 13 मार्च तक ऑपरेशन चला। लगा कि शायद सब सही हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर जनता गुस्सा हो गई। सरकार ने कहा कि बम नहीं, राशन भिजवाया था, तो लोगों ने बम के गोले सबूत के तौर पर दिखा दिए कि ये बम के गोले हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन इस ऑपरेशन ने इंडियन आर्मी को तेजी से काम करने का चांस दिया। फौज ने फिर पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया और बॉर्डर को सील कर दिया ताकि चाइना और पाकिस्तान से कोई मदद ना मिल सके। साथ ही एमएनएफ पर भी बैन लगा दिया गया, जिसके बाद एमएनएफ विद्रोहियों को भगाकर बर्मा और पूर्वी पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। एमएनएफ के लीडर लाल डेंगा भी इस टाइम पर पूर्वी पाकिस्तान में शरण लेने पहुंचे। 1971 की लड़ाई के बाद उन्हें यहां से भी भागना पड़ा और वो पहले पाकिस्तान और फिर वहां से लंदन पहुंच गए। इसी बीच विद्रोह को दबाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरल सैम मानेकशॉ को सिचुएशन सही करने की जिम्मेदारी सौंपी। सैम इस काम में माहिर थे। उन्हें पता था कि विद्रोह को दबाना है तो लोकल्स का सपोर्ट चाहिए। उन्होंने एक प्लान बनाया। मिजोरम के 764 गांव थे। 516 गांवों को उन्होंने खाली कराया और उन्हें नई जगह बसा दिया। इन्हें नए आईडी नंबर दिए और कोशिश की कि लोगों के ऊपर कोई हमला ना हो और लोग भी आपस में कोई साजिश ना कर सके, जिससे कि विद्रोह ना बने। फिर साल 1970 तक विद्रोह को खत्म कर दिया गया। साल 1980 तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन असली दिक्कत अब आने वाली थी। 1980 के आसपास लाल डेंगा ने भारत से बातचीत शुरू की। इंदिरा इस समय भी पीएम थी। इन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि एमएनएफ को सरेंडर करना है। दूसरी ये कि जो भी समझौता होगा, जो भी डील होगी, वो भारतीय संविधान के हिसाब से होगी। 31 अक्टूबर 1984 को लाल डेंगा और इंदिरा की मीटिंग होनी थी, लेकिन उसी दिन इंदिरा के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा की मौत के बाद पीएम बने राजीव गांधी और फिर सितंबर 1985 से दोबारा बातचीत शुरू हुई। इस बीच अक्टूबर 1985 में खबर आई कि 750 एमएनएफ विद्रोहियों ने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद आज ही के दिन यानी 30 जून 1986 को सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएनएफ के बीच एक ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। साल 1987 में मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा मिल गया। उसी साल मिजोरम में पहली बार चुनाव हुए और लाल डेंगा, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था, वो बने मिजोरम के पहले सीएम। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिजोरम की, कैसे वो एक जिला हुआ करता था, फिर एक विद्रोह के चलते उसने अपने आप को एक अलग देश घोषित किया और फिर आज वो भारत का एक राज्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।